बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले जो ख़बर मैंने आपको पिछले वीलॉग में दी थी कि इसहाक डार साहब को बना दिया गया है डिप्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान। अच्छा, अगर आप इसको देखें तो इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने परवेज़ इलाही साहब को बनाया था डिप्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान। उस वक्त PMLN ने बड़ी तनकीद की थी, टॉक शोज़ में आकर ये कहते थे कि ये क्या होता हुआ, इसकी कोई आनी हैसियत नहीं है, ये होता तो होना ही नहीं चाहिए। मजाक उड़ाते थे परवेज़ इलाही साहब का। और अब उसी PMLN ने बना दिया है इसहाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का। अब एक ही घर में दो प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े हो गए थे। मैंने देखने की कोशिश की कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के जो इख्तियारात हैं उनको देखा जाए तो ये एक सिंबॉलिक किस्म का ओहदा है। इसकी कोई ऐसी हैसियत है नहीं कि इसमें उनके पास कुछ बड़े इख्तियारात आ जाएं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर की गैर मौजूदगी में वो बहुत सारे फंक्शंस अटेंड कर सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे आ जा सकते हैं, उनकी जगह को फिल कर सकते हैं। लेकिन आईनी नुक्ता नज़र से उनके पास वज़ीर आज़म वाले इख्तियारात नहीं है, जो मैंने अब तक पढ़ा है, जो मुझे समझ आई है। अगर ये आगे जाकर कोई तरमीम कर दें इसके अंदर या इनके इख्तियारात के अंदर इजाफा कर दें तो वो एक अलग बात है। लेकिन इस वक्त ये करना क्यों पड़ा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसहाक डार साहब जो हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो बना दिए, लेकिन सब लोग ये सोच रहे हैं कि क्यों बना दिए। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, बहुत पहले मैंने वीलॉग में कहा था, 2020 में भी कहा था, 2021 में भी मैं ये बात कर रहा था कि नवाज शरीफ की जान जिस तोते में है ना, वो इसहाक डार है। इसहाक डार साहब को मियाँ साहब मुश्किल वक्त में सबसे पहले पाकिस्तान से निकालते हैं। आपको याद होगा मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और जैसे ही वो मुश्किलात में आए, उनकी हुकूमत गई, उसके बाद शाहिद खान अब्बासी साहब की हुकूमत आई, तो जो आदमी सबसे पहले निकला था पाकिस्तान से इस पूरे टब्बर में से, वो इसहाक डार था। और इसहाक डार ही वो शख्सियत है जिसने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, परवेज़ इलाही साहब तो तब सियासत परवेज़ मुशर्रफ के साथ मिलकर कर रहे थे, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में जिस आदमी ने वादा माफ गवाह बनकर सारे फैक्ट्स लिखवा दिए थे, वो भी इसहाक डार है। अब लोग कहते हैं कि वो दबाव में आकर लिखाए गए थे, तो बिल्कुल दबाव तो था। परवेज़ मुशर्रफ का दबाव था, परवेज़ मुशर्रफ की नैब का दबाव था, जिस दबाव के नतीजे में इसहाक डार ने वो स्टेटमेंट दिया था। लेकिन हकीकत ये है कि उस स्टेटमेंट के अंदर जितने फैक्ट बताए गए थे वो सारे ठीक थे। तो बाद औक़ात पुलिस दबाव से भी मनवा लेती है ना, बताओ जी चोरी का माल किधर है, तो बंदा जाके दिखा देता है जनाब इधर है, वहाँ खोदते हैं तो निकल आता है चोरी का माल। तो इसहाक डार साहब ने चोरी का माल कैसे छुपाया, कैसे कहाँ कहाँ पहुँचाया, ये सारा कुछ परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बताया था, दबाव में आकर बताया था। दबाव के बगैर कौन बताता है, कोई भी नहीं बताता। तो डार साहब ने जो चीज़ें बताई थी उनके ऊपर फिर आगे तहकीकात चल ही नहीं सकी। फिर जिस तरह से पाकिस्तान की जुडिशरी ने शरीफ ख़ानदान के गंदे कपड़े धोए हैं, वो भी हमने देखा किस तरीके से उनको घर बैठे हुए या पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए उन्हें इंसाफ मिल जाता है। बहरहाल डार साहब बन गए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और इसका फ़ायदा नुकसान क्या है। देखिए, नवाज शरीफ साहब के लिए वो सबसे लाडले आदमी है। नवाज शरीफ जब भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनते हैं तो अपने जो करीब तरीन एक किचन कैबिनेट रखते हैं उसमें इसहाक डार साहब को सबसे कलीदी हैसियत देते हैं। आप गौर कीजिए, 2013 में नवाज शरीफ साहब बने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो अपनी काबीना में अपने सबसे करीब उन्होंने इसहाक डार साहब को रखा। यानी पाकिस्तान जैसे मुल्क में वज़ीर आज़म के बाद जो सबसे अहम ओहदा होता है वो वज़ीर ख़जाना का होता है, उसके बाद वज़ीर दाखिला होता है। वज़ीर ख़ारजा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ओहदा है, लेकिन पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या है, बाहर से बन के आती है। खुद हम कितनी का बना लेते हैं, ये आसपास के थोड़े मुल्कों के बारे में हम बना लेते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन उस पर भी इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत सारा बाहर से आता है। जब दुनिया का आपने कर्जा देना हो तो आप आज़ाद खारजा पॉलिसी के साथ कैसे चल सकते हैं। और शहबाज शरीफ साहब तो अपने मुंह से कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, कि हम तो चॉइस ही नहीं है हमारी, तो कोई, हम तो फ़कीर हैं। शहबाज शरीफ साहब खुद कहते हैं। ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा हैं वो क्या फरमाते हैं, वो ये कहते हैं पाकिस्तान जो है ना वो वेंटिलेटर्स के ऊपर लगा हुआ है और वो अमेरिका ने लगाए हुए हैं, वो जब दिल करेगा खींच लेगा। तो ऐसे मुल्क की आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं होती, और फिर खारजा पॉलिसी नहीं है तो हमारा वज़ीर खारजा क्या होगा, तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वज़ीर दिफा भी पाकिस्तान का कोई, ये भी वैसे ही एक सिंबॉलिक किस्म का होता है, उसमें भी कुछ नहीं होता। जो एक्चुअली वज़ीर होते हैं पाकिस्तान में वो एक वज़ीर ख़जाना होता है और एक वज़ीर दाखिला होता है, और इनके ऊपर इनका बॉस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता है।
नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है कि वज़ीर ख़जाना भी नवाज शरीफ की चॉइस का नहीं है इस हुकूमत में, हालांकि वज़ीर आज़म उनका भाई है। और उनको ये चीज़ बहुत इरिटेट कर रही है कि वज़ीर दाखिला भी उनकी चॉइस का नहीं है इस मुल्क में। ना वो औरंगज़ेब साहब को जानते थे इससे पहले, और ना वो मोहसिन नकवी साहब को जानते थे इससे पहले कि वो वज़ीर दाखिला बन जाएंगे उनके भाई की हुकूमत में। तो नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि अब देखें ना, इसहाक डार को नवाज शरीफ साहब बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं हमेशा से, हमेशा उनको अपने बाद वाले ओहदे पे रखते हैं, हर जगह पे उनको पेश करते हैं। तो ऐसे इसहाक डार साहब की हो रही थी तौहीन कि जनाब इसहाक डार साहब पीछे पीछे चल रहे हैं और उनसे सीनियर हैं 2 मजीद मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बाद। तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इसको फील करते हुए इसके ऊपर एक पोजीशन ली हुई थी, और उस पोजीशन के नतीजे में मुबैना तौर पे जो चीज़ें अब समझ आ रही हैं, या 1-2 सोर्सेज से जो बात हुई है मेरी शाम के वक्त, वो भी नहीं समझ पा रहे थे। मैंने 1-2 लॉयर से भी बात की थी कि मुझे इख्तियारात के बारे में बताएं, वो भी यही कह रहे थे कि इख्तियारात की तो हमें कोई समझ नहीं आ रही, बात कोई और है। तो बात यही है कि नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि शहबाज शरीफ के बाद सबसे सीनियर आदमी भी मेरे अपने घर का होना चाहिए, यानी इसहाक डार साहब को जो है वो टॉप चेयर मिलनी चाहिए शहबाज शरीफ के बाद, तो वो उनको मिल गई है। और नवाज शरीफ साहब ने अपनी एक और ज़िद पूरी की है। ये एक्चुअली ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब अब चैलेंज कर रहे हैं उन लोगों को जो शहबाज शरीफ को हुकूमत में लाए हैं, क्योंकि नवाज शरीफ को एक बयानिया बनाना है ना, वो पार्टी के सदर बनने जा रहे हैं, चीज़ों को कंट्रोल करने जा रहे हैं, तो नवाज शरीफ को एक बयानिया बनाना है। और पाकिस्तान में जो बयानिया बिकता है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बिकता है। तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को चुटकियाँ तो काटनी पड़ेगी छोटी छोटी। तो नवाज शरीफ साहब अब ऐसा लगता है कि चुटकियाँ काटने के मूड में या पंगे लेने के मूड में, तो उन्होंने अपने समधी को जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो बनवा दिया है। देखते हैं कि इसका जवाब क्या होगा, अभी इंतज़ार करते हैं इसका। बाबर सत्तार साहब के हवाले से बड़ी खौफनाक किस्म की सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई गई। बाबर सत्तार साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज हैं, और इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक एलामिया जारी कर दिया है। एक तो उनके ऊपर ये कहा गया कि वो जो हैं अमेरिकन शहरी हैं और इस किस्म के उन पर इल्ज़ामात लगाए गए थे। तो एलामिया में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड, बच्चों की अमरीकी शहरियत और अमरीकी जायदादों और फैमिली बिजनेस पर वजाहत दी है। एलामिया के मुताबिक बाबर सत्तार ने ऑक्सफोर्ड लॉ कॉलेज और हार्वर्ड लॉ कॉलेज से तालीम हासिल की। उन्होंने अमेरिका में प्रैक्टिस की और 2005 में जस्टिस बाबर सत्तार अमरीकी नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आ गए और तब से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार की वालिदा 1992 से स्कूल चला रही हैं। एलामिया में कहा गया कि जस्टिस बाबर सत्तार के पास इस वक्त पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का इस वक्त के चीफ जस्टिस को इल्म था। जस्टिस बाबर सत्तार के जज बनने के बाद उनके बच्चों ने पाकिस्तानी सकूनत इख्तियार की, पाकिस्तान में आकर रहना शुरू हो गए। एलामिया के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार की पाकिस्तान और अमेरिका में जायदाद टैक्स रिटर्न्स में मौजूद है। एलामिया में बताया गया कि सोशल मीडिया पर जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ हद तक आमेज और बेबुनियाद मुहिम चलाई जा रही है। सोशल मीडिया पर जस्टिस बाबर सत्तार की खुफिया मालूमात पोस्ट और रीपोस्ट की जा रही है। जस्टिस बाबर सत्तार, उनकी अहलिया और बच्चों के सफरी दस्तावेजात सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं। देखें, जब कादी फ़ायद ईसा साहब का डॉक्यूमेंट आया था ना, हालांकि पब्लिक भी नहीं हुआ था, सिर्फ रिकॉर्ड का हिस्सा बना था, तो भौचाल आ गया था इस मुल्क में और कादी फ़ायद ईसा साहब ने इस मामले को बहुत ज़्यादा उठा दिया था और आज तक उन्हें इस बात का रंज है। वक्त आएगा मैं आपको बताऊंगा उन्होंने किससे इसका तस्करा किया और क्या बात हुई, लेकिन कादी फ़ायद ईसा साहब को आज तक उस बात का रंज है और वो दिखाई भी देता है। मामला ये है कि क्या जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं वो जज नहीं है? क्या उनकी इज्जत जज वाली नहीं होनी चाहिए? क्या उनको वो इख्तियारात नहीं है या वो इम्यूनिटी उनको नहीं है जो कादी फ़ायद ईसा साहब को लगता था कि उनको होनी चाहिए? तो ये तो कादी फ़ायद ईसा साहब की अभी वो परसों कह रहे थे कादी फ़ायद ईसा साहब, और वो ये फरमा रहे थे कि उनके दौर में किसी भी जज पे कोई दबाव नहीं डाला गया। तो ये क्या है? ये जो अभी जज साहब पे डाला जा रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए से, ये क्या है? उनकी पर्सनल, उनकी फैमिली की पर्सनल चीज़ें जो हैं उनको लीक किया जा रहा है, उनको सोशल मीडिया पे पोस्ट और रीपोस्ट किया जा रहा है। ये क्या है? कादी फ़ायद ईसा साहब अगर समझें तो ये भी एक तरह का दबाव है और इस दबाव का सामना कादी फ़ायद ईसा साहब खुद भी कर चुके हैं।
ये जज बाबर सत्तार साहब के ऊपर ये इतना बड़ा रिएक्शन आ क्यों रहा है, सोशल मीडिया पे ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? एक्चुअली वो एक केस सुन रहे हैं, एक अहम ऑडियो लीक्स का केस है जिसको जज साहब सुन रहे हैं और उसमें इदारे अब एतराज़ करना शुरू हो गए हैं। जो इदारों ने एतराज़ किए हैं वो भी बहुत दिलचस्प नौइयत के हैं, यानी 4-5 इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं। ज़रा उनकी बातें आप सुने। पैमरा कह रहा है कि 2021 में इस किस्म के कानूनी सवाल के ऊपर एक और जज साहब हैं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, वो फैसला कर चुके हैं, ये मामला भी उन्हीं को भेज दिया जाए ताकि तजाद ना आए। ये तो कोई जस्टिफिकेशन समझ नहीं आ रही। दूसरा पीटीए ये कह रहा है कि जस्टिस बाबर सत्तार माजी में पीटीए के वकील रहे हैं, इस किस्म के केसेस में इसकी तरफ से 2012 में नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। यानी पीटीए के वकील, इस तरह तो बहुत सारे वकील बहुत सारे इदारों की नुमाइंदगी कर चुके हैं, लिहाजा वो जो बाद में जज बन जाए तो वो केस ही ना सुने। ये भी एक बहुत अजीबो गरीब किस्म का उन्होंने एक एतराज़ लगाया है। एफआईए ने भी कुछ एतराज़ लगाया और उन्होंने एक कदम और आगे रख दिया। उन्होंने कहा आप ये केस ना सुने, ना ही 25 मार्च के को खत लिखने वाले बाकी जज। वो कह रहे हैं जी ना आप ये केस सुने, ना बाकी 5 जज वो केस सुने जिन्होंने 6 जजों ने मिलकर दबाव के बारे में खत लिखा। भी आपका क्या ताल्लुक है उससे? यानी ये 6 जजेस, इसका मतलब है केसेस सुनना ही बंद कर दें। ये भी बड़ी अजीब बात है। और आईबी ने भी एतराज़ लगा दिया। उन्होंने कहा कि ये केस किसी और बेंच को भेज दें, आप इसको ना सुने। उन्होंने सादा ही एतराज़ लगाया। टेलीनॉर कंपनी ने 15 दिन का और वक्त मांग लिया है। यानी सब कोई ना कोई बहाना बना रहे हैं। और मामला क्या है? मामला बहुत इंपॉर्टेंट है और मामला है ऑडियो केस। आपको याद होगा, मैं इसकी तफसीलात आपको एक और वीलॉग में बताऊंगा। नाज़रीन, एक और बड़ी स्टोरी जो चल रही है वो एस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान साहब से मुज़ाकरात होने या नहीं होने उसके बारे में चल रही है। अब इस पर नजम सेठी का तज्ज़िया आप देख लें। मैं बोलूँगा तो मुझे पकड़ के अंदर कर देंगे, लिहाजा नजम सेठी से ही सुन लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई चारा नहीं रहा कि वो इमरान खान साहब से बात करे। नून लीग तो फारिग हो गई है। जब सारा मुल्क प्रो एस्टेब्लिशमेंट था तो नून लीग एंटी एस्टेब्लिशमेंट थी, और अब जो है वो मुल्क एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गया है तो ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो गई है। ये तो पहले भी नजम सेठी साहब कह चुके हैं और बहुत सारे और लोग भी कह चुके हैं। एस्टेब्लिशमेंट समझी थी कि इमरान खान नहीं जीत सकेगा, लेकिन अवाम ने सबक सिखा दिया है। ये जनाब एस्टेब्लिशमेंट के बारे में नजम सेठी साहब का स्टेटमेंट है। और इस पे जो है वो शेर अफजल मरवत ने एक बात क्लियर कर दी है। याद रखिएगा, जो लोग आखिर में जाके इमरान खान से मिलकर आए हैं उनमें एक शेर अफजल मरवत भी हैं, जिन्होंने बाहर आके बताया था कि इमरान खान साहब ने उनकी खासी सरजनिश की है। तो शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि इमरान खान ने 3 रोज़ कबल वादे कर दिया था कि जब इदारे आईन के तहत काम करेंगे तब डायलॉग हो सकता है। यानी मामला वहीं आ गया ना। देखें, आइन और कानून के तहत तो पाकिस्तान की फ़ौज सियासी मामलात के अंदर बैठ के मुदाखलत कर ही नहीं सकती। वो कैसे मुज़ाकरात कर सकते हैं? यानी आप आर्मी चीफ को या DGISI को कहें कि हमने मुज़ाकरात करने हैं सियासी मामलात के ऊपर, तो आइन और कानून तो उनको इजाज़त नहीं देता, वो कर नहीं सकेंगे। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर ये ताकतवर ओहदे हैं और एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका सियासत के अंदर एक रोल रहता है। और अनफॉर्चुनेटली सियासतदान जो बोझ नहीं उठा सकते वो बाद औक़ात उनके कंधों पे भी चला जाता है। लिहाजा लगता ऐसा है कि ये बैठेंगे ज़रूर, लेकिन आइन और कानून के दायरे के अंदर बैठेंगे। क्योंकि शिबली फराज ने जो स्टेटमेंट दिया था, पाकिस्तान का मीडिया उसका एक हिस्सा छुपा रहा है। उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया था, उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने कहा है कि आइन और कानून के दायरे के अंदर मुज़ाकरात होंगे। वही बात आज शेर अफजल मरवत ने भी रिकन्फर्म की है। नाज़रीन, इमरान खान के बारे में एक और गवाही सामने आ गई है और इस दफ़ा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नैयर हुसैन बुखारी साहब हैं। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए था, यानी नहीं मिला। अच्छा, ये सारी बातें अब कर रहे हैं। जब इलेक्शन से पहले इमरान खान को एक के बाद एक सज़ा दी जा रही थी तब कोई भी बात नहीं कर रहा था। वो तब इसलिए नहीं कर रहे थे कि इन सबको ये उम्मीद थी कि इमरान खान की सीटों में हम सबको हिस्सा मिल जाएगा। वो जब वो हिस्सा ले लिया, इमरान खान के छापे में हाथ मार लिया, तो अब जो है वो इन सबको इंसाफ और कानून याद आ रहा है। लेकिन चले आ तो रहा है ना। उन्होंने कहा कि इमरान खान को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए था। जल्दबाजी में इंसाफ के तकादे पूरे नहीं होते, रियासत को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। जब इमरान खान पर मुकदमात बनाए गए तब राणा सनाउल्लाह वजीर दाखिला था। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने भी एक और स्टेटमेंट दी है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने का ब्लंडर किया। कम से कम उनको इतना सोच लेना चाहिए था कि आखिर PMLN क्यों सारे वोट दे रही है एक्सटेंशन के लिए। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक निजी महफिल में मियाँ नवाज शरीफ ने लंदन में बैठ के कुछ लोगों के सामने ये कहा था कि मैंने बाजवा को 2 दफ़ा आर्मी चीफ लगाया है, वो मेरी बात मानेगा।
ये मियाँ नवाज शरीफ के अल्फाज थे। यहाँ ख़त्म करता हूँ, फिर बात करेंगे बाद में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।